नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज हम जिस महान व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस महान योद्धा के बारे में बात करने जा रहे हैं, उनके सम्मान में जितना भी बोला जाए, जितना भी लिखा जाए, वो कम होगा। फिर भी मेरा पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत जानकारी या नॉलेज है, मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। शुरू करते हैं जय हिंद से। आप सभी को मैंने जय हिंद बोला दोस्तों। मैं क्या, अक्सर बहुत कोई लोग जय हिंद बोलते हैं, अब बोलना भी चाहिए जय हिंद। किसने दिए थे? जी हाँ दोस्तों, जय हिंद का नारा किसी और ने नहीं, हमारे वीर सपूत, ये महान योद्धा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिए थे। और ये जो दो शब्द है जय हिंद, ये भारत के हर मिलिट्री या डिफेंस फोर्स में बोला जाता है। जिस तरह से हम लोग गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ठीक है ना, खुदा हाफिज़ वगैरह बोलते हैं, उस सभी बातों को की जगह में एक ही बात बोला जाता है, जय हिंद। आप किसी भी डिफेंस, जैसे कि पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बीएसएफ, आईटीबीपी, जो भी है हमारे सुरक्षा बल, उनको अगर आप प्रणाम बोलना चाहते हैं, या फिर उनको अगर गुड मॉर्निंग बोलना चाहते हैं या गुड नाइट बोलना चाहते हैं, तो उनको आप एक लाइन बोलिएगा, जय हिंद। उनको सही मायने में दिल से, मन से बहुत ज़्यादा खुशी होगा। जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिए, और तब से लेकर अभी तक और आगे भी ये नारा चलते रहेगा। ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ही नारा नहीं दिए हैं, बहुत सारा नारा दिए हैं। आगे हम लोग उस विषय में जिक्र करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं नेताजी का परिवार से। दोस्तों, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 1897 में कटक नाम के उड़ीसा, जिसे अब उड़ीसा बोला जाता है, पहले ये उड़ीसा बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर आता था, वहाँ इनका जन्म हुआ, कटक में। और कटक में इनका जन्म हुआ है, इसीलिए उड़ीसा गवर्नमेंट वहाँ इनका जो इसका जन्म स्थान है, वहाँ पर एक म्यूजियम भी बनाया है। अब चाहे तो नेट में देख सकते हैं। इनका माता का नाम है प्रभावती। दोस्तों, ये पा में कर पा हो गया है, पा में कर पा नहीं होगा, प्रभावती दत्त बोस। पिता का नाम जानकी नाथ बोस। इनका एक पत्नी भी थी, उनका नाम था एमिली, जो कि ऑस्ट्रिया की थी। पुत्री अनीता बोस, देख सकते हैं, ये जो है एमिली, श्रीमती एमिली, और ये उनका
नेताजी, उनका पत्नी, और ये है अनिता बोस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनका शिक्षा, नेताजी का शिक्षा के बारे में देखते हैं। शिक्षा, इनका प्राथमिक शिक्षा हुआ है उड़ीसा में, कटक नाम की जगह में, और फिर ये बीए पढ़ने गए। बीए 1919 ईस्वी में इन्होंने बीए का पढ़ाई किया। और दोस्तों बता देते हैं 1919 ईस्वी में, यानी कि 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में एक बहुत दुखद घटना घटा था, जिसे जालियांवाला हत्याकांड कहा जाता है, वो घटना घटा था। और इनसे भारत के सभी कोई नाराज़ थे, गुस्सा थे, जिनमें से हमारे नेताजी भी काफ़ी गुस्सा थे। शिक्षा में देखते हैं दोस्तों, इनका 2 गुरु हुआ है। इनका ऐसे बहुत सारे गुरु थे, लेकिन इनका मुख्य गुरु, जिनका नेताजी का जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ा, वो एक थे भारत का युवा पुरुष, या जिनका नाम से नेशनल यूथ डे, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद। इनका भी एक नारा है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। ये नारा सुभाष चंद्र बोस के, यानी कि सुभाष चंद्र बोस अपना आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी को मानते हैं। और इनका राजनीतिक गुरु थे देशबंधु चित्तरंजन दास। देख लिए, देशबंधु चित्तरंजन दास इनके राजनीतिक गुरु थे। अभी आते हैं हम लोग इनका शिक्षा में। नेताजी ने स्कूल में भले पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, उसके बाद चर्च कॉलेज में भी गए, जो कि कोलकाता में पढ़ता था। वहाँ सुभाष जी का इंटरेस्ट, यानी कि मन, हिंदू योद्धाओं और महापुरुष के प्रति रुचि रहता था। और वहाँ नेताजी को अंग्रेज और ज़्यादातर क्रिश्चियन धर्म से संबंधित ही नॉलेज दिया जाता था। जिस कारण से नेताजी का अक्सर वहाँ का प्रोफेसर और टीचर से थोड़ा बहुत बहस वगैरह होता था। अक्सर नेताजी का कंप्लेन, शिकायत उनका पिताजी के पास आता था कि आपका बेटा इसी कारण से नेताजी का, इनका जो पिताजी थे जानकीनाथ बोस, इनसे काफ़ी नाराज़ रहते थे कि इनका पढ़ाई में ध्यान नहीं जाता है। इनका फैमिली यही सोचता था कि नेताजी किसी लायक का नहीं है, क्योंकि पढ़ाई में तो तेज़ थे ही, लेकिन इसके अलावा एक क्रांतिकारी विचारधारा का भी समर्थक रहे हैं। अक्सर हम अंग्रेज़ों के खिलाफ रहे हैं शुरू से ही। और इनका पिताजी जो है वकील रहे हैं, जो कि अंग्रेज़ को कुछ हद तक सपोर्ट भी करते थे। दोस्तों ये देखिए, ये है, ये जो देख रहे हैं आप, यही है,
यही देख लीजिए, यही है म्यूजियम जो इनका जन्म स्थान कटक में बनाया गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम ये चीज़ देखते हैं कि इनके परिवार का जो, इनके परिवार में सबका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, मतलब कुछ लोग सोचते थे कि ये सुभाष चंद्र बोस जो हैं कुछ कर नहीं पाएंगे, तो इसी बात का साबित करने के लिए, और क्योंकि नेताजी का भी मन था कि ये एक बड़ा एग्ज़ाम पास करें, तो नेताजी लंदन गए 1920, लंदन गए और 1920 ईस्वी में ICS की एग्ज़ाम पास किए। ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसका स्थापना 1858 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों 1857 ईस्वी में सैनिक विद्रोह हुआ था, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बाबू वीर कुंवर सिंह और भी बहुत कोई जो है इसमें योगदान दिए थे, और अंग्रेज़ों से लोहा भी लिए थे। दोस्तों एक बात जान लीजिए आप, इंग्लैंड और ब्रिटेन एक ही देश का नाम है। जिस तरह हमारे देश का नाम भारत और इंडिया भी है, उस तरह से इंग्लैंड और ब्रिटेन ये दोनों एक ही देश हैं, और लंदन इसका राजधानी। तो 1920 ईस्वी में ICS के एग्ज़ाम पास किए हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज, और चौथा स्थान प्राप्त किए हैं। लेकिन बाद में इन्होंने रिजाइन भी कर दिया। रिजाइन करने के पीछे कारण इनका ये रहा कि ये नहीं चाहते थे कि ये अंग्रेज सरकार के अंडर में काम करें। ये तो जस्ट अपना एबिलिटी दिखाने के लिए एग्ज़ाम दिए थे। दोस्तों ये जो ICS है, इंडियन सिविल सर्विसेज, ये अभी भी, ये एग्ज़ाम अभी भी चलता है, बस कुछ इसमें बदलाव हुआ है और इसका नाम में भी बदलाव हुआ है। जिसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इस एग्ज़ाम में पास करने के बाद आपको तरह तरह का आपका जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे उनमें से एक प्रमुख है IS रैंक होता है, उससे IPS भी रैंक है। IS जो रैंक होता है उसे DC, DM, कलेक्टर या सेक्रेटरी का पोस्ट मिलता है, और जिसे IPS रैंक मिलता है उनको SP का रैंक मिलता है। इसका 2 ब्रांच है UPSC का, एक सिविल और एक मिलिट्री है। सिविल में ये सब आ गया IS IPS, और मिलिट्री में भी है, जिसका कभी बात करेंगे हम। ये लोगो है UPSC का। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इनका राजनीति में किस तरह से योगदान देते हैं और राजनीति में किस तरह से आते हैं। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1920 ईस्वी में ICS एग्ज़ाम पास करने के बाद वहाँ से भारत आते हैं, और भारत 1921 में आते हैं। अब भारत आते साथ इनका जो राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास, उनसे मिलते हैं और गांधी जी से मिलते हैं। फिर देशबंधु, चित्तरंजन दास को देशबंधु बोला जाता है। चित्तरंजन दास और गांधी जी इन्हें बताते हैं कि क्योंकि एग्ज़ाम ICS के एग्ज़ाम पास किए हैं, चौथा रैंक हासिल किए हैं, वो पूरा ऑल ओवर ब्रिटिश एम्पायर में है। ब्रिटिश एम्पायर में पाकिस्तान, बांग्लादेश, उस टाइम पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, ये सभी कोई जो है ब्रिटिश एम्पायर में आते थे, यानी कि भारत का अंग्रेज़ का शासन में आते थे। इसके अलावा अफ्रीका में भी अंग्रेज़ का शासन था। इसके अलावा दुनिया के और भी बहुत सारे कुछ कुछ देशों में भी इनका अंग्रेज़ का शासन था। उस
उन सब में हमारे नेताजी चौथा स्थान प्राप्त किए थे। तो उनसे बहुत कोई प्रभावित हुए और महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास ये भी इनसे मिले, इनसे मिलना चाहते थे और मिलके नेताजी को किस तरह से राजनीति में आना है और किस तरह से अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराना है, इस विषय में बताएं। तो यहीं से इनका शुरू होता है राजनीति का सफ़र और जेल जाने का भी सफ़र। कुल मिला के 11 बार जेल गए नेताजी कुल मिला के 11 बार जेल गए और 19 से 23 ईस्वी में कोलकाता के मेयर बने। मेयर जो म्यूनसिपालिटी डिपार्टमेंट में आता है। आगे क्योंकि ये अंग्रेज़ों के खिलाफ अक्सर कुछ ना कुछ लिखते थे और हिंसात्मक भावना रखते थे, इसलिए अंग्रेज भी चाहते थे कि किस तरह से इनको जेल में घुसाया जाए। और कुछ एक गलती होने के कारण इन्हें 1924 अक्टूबर से 1927 वापस आते हैं जेल से। 1938 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष चुना जाते हैं। कांग्रेस का पिछले आज़ादी से पहले कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता था और हर अधिवेशन में कोई न कोई अध्यक्ष चुने जाते थे। 1938 में चुनाव हुआ कांग्रेस का अध्यक्ष का और नेताजी इसमें चुने गए। हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में हुआ था, ये बात जान लीजिए आप लोग। फिर एक साल 1938 से 1939 तक नेताजी एक साल खूब मन लगा के कांग्रेस के लिए काम किए और तरह तरह का रणनीति बनाए और पूरा कमेटी को ये अनुशासन में रखें। बहुत ही अच्छा काम किए। लेकिन 1939 ईस्वी में आते आते इनका तबीयत थोड़ा ख़राब होने लग गया और गांधी जी के कारण और कुछ नरम दल के जो नेता थे जैसे नेहरू जी और भी कुछ नेता थे, उन लोगों का व्यवहार के कारण भी नेताजी अध्यक्ष पद पर रहना नहीं चाहते थे, इसलिए और इनका तबीयत भी खराब हुआ था। तो ये बहाना लेके नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष पद से दोबारा चुनाव ना लड़ने का घोषणा किया। इसी बात का फ़ायदा उठा के गांधी जी उस समय का उनके साथ जो काम करते थे, यानी कि उनके साथ जो नरम दल का हिस्सा थे, राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना होता है तो उनका सिद्धारमैया का भी रोल है। उसके बाद ही बहुत सारे राज्य बनना शुरू हुआ, जैसे आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बहुत सारे राज्य बने हैं। इनका भी उसमें रोल रहा है सिद्धारमैया का, पट्टाभी सिद्धारमैया का। इनके बारे में बताएंगे कभी और। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, इसमें 1939 में नेताजी ना चाहते हुए भी उनका जो सपोर्टर थे, जो उनको मानते थे, क्योंकि कांग्रेस में 90% आदमी जो है नेताजी के सपोर्ट में थे और वो सभी मिल के नेताजी से रिक्वेस्ट किए कि आपको आना होगा और दबाव बना, नेताजी के ऊपर काफ़ी दबाव बना है, इमोशनल दबाव बना है। तो नेताजी ना चाहते हुए भी इसमें खड़ा हुए हैं, फिर से दोबारा चुनाव में खड़ा हुए हैं और जीत गए। 1938 हरिपुरा इसमें भी जीते और 1939
त्रिपुरी जो कि मध्य प्रदेश में है, उसमें भी जीते। और पट्टाभी सितारमैया जी हार गए, क्योंकि पट्टाभी सितारमैया गांधी जी की तरफ से आए थे और गांधी जी उनका नाम सुझाए थे पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस कमेटी को, फिर भी हार गए। तो गांधी जी ने बोले सितारमैया का हार यानी कि मेरा हार। इस बात से कांग्रेस के गरम नरम दल के विचारों से सहमत नहीं थे और गांधी जी का इस बयान के बाद नेताजी इस्तीफ़ा दे दिए।